फिजियोलॉजी अपने डेली बेसिस में कितना यूजफुल है और फिजियोलॉजी को अपन जैसे पढ़ते हैं तो कैसे इसको पढ़ना चाहिए कि अपने को बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो और आने वाले टाइम पे जब अपन मेडिसिन और भी कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें तो उसके लिए कितना जरूरी है आपके अकॉर्डिंग फिजियोलॉजी सही कर लो सारी चीजें अपने आप सही हो। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है कोई, वो नया नया आता है, नो डाउट बहुत सारी तैयारी करके आते हैं। हम लोग जैसे भी आए जब तो एक फ्रस्ट्रेशन रहता है कि अरे अब तो फर्स्ट ईयर है मजे करेंगे। मैम आपके हिसाब से कितना सही है कि हमको मजे करने चाहिए या बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और यदि पढ़ना चाहिए तो फिजियोलॉजी कैसे पढ़ना चाहिए? फिजियोलॉजी इज मोर लाइक अ फिजिक्स। मैम गाइडन कैसे डिफरेंट है सारी बुकों से? 6 महीने बाद ये एग्जाम के 3 महीने पहले गाइडन उठाओगे तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा। पहले के टाइम में कैसे, मतलब और अब के टाइम में कितना डिफरेंस है पढ़ाई के बेसिस पे जो अपनी स्टडी होती थी? जब आपके टाइम जब फर्स्ट ईयर में थी और अभी के टाइम पे जो फर्स्ट ईयर चल रहा है तो कितना डिफरेंस है? वैसे लाइफ तो देखिए हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल तो रहता है, पर आपके लाइफ में थोड़ा सा एक मुझे ये जानना है, जैसे कि आप ये चलने के लिए ऐसा लेकर के चलती हैं, तो मैम इसके पीछे का क्या है? मतलब क्या ऐसा इंसिडेंस हुआ कि जो फिजियोलॉजी है वो एमबीबीएस जैसे कर लिए, फिजियोलॉजी में एमडी कर लिए, उसके बाद क्या स्कोप है मैम फिजियोलॉजी का? क्यों बोलते हैं हम ना, वी यूज अ वर्ड डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, व्हाई यू आर यूजिंग अ हाँ। वर्ड प्रैक्टिस। हम क्यों नहीं बोलते कि डॉक्टर मतलब बन गया है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम, माई सेल्फ भूमेश तिवारी एंड आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नम्रता दुबे मैम, एचओडी ऑफ फिजियोलॉजी इन एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर। तो आज हम लोग मैम से कुछ उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने अभी तक अपनी मेडिकल जर्नी में उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं उनके बारे में कुछ नॉलेज लेंगे, और आने वाले टाइम पे अपने को जो फिजियोलॉजी में जो प्रॉब्लम फेस करनी होंगी और जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी अपने को यदि डाउट आ रहा है तो आज वो मैम क्लियर कर देंगी, है ना मैम? होपफुली। मैम सबसे पहले एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैम ये फिजियोलॉजी अपने डेली बेसिस में कितना यूजफुल है और फिजियोलॉजी को अपन जैसे पढ़ते हैं तो कैसे इसको पढ़ना चाहिए कि अपने को बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो और आने वाले टाइम पे जब अपन मेडिसिन और भी कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें तो उसके लिए कितना जरूरी है मैम? तो मुझे बोलो पहला क्वेश्चन कि फिजियोलॉजी को डेली, मतलब फिजियोलॉजी ही तो हमारी पूरी डेली बेसिस पे डिपेंड है एक्चुअली। तुम अगर बात करो ब्लड प्रेशर तो वो भी फिजियोलॉजी के अंदर ही आता है। तुम हार्ट रेट, है ना, बेसिक तुम्हारा बॉडी का जो भी होम्योस्टैटिक मैनेजमेंट है, जब भी हमारा होम्योस्टैसिस से डिस्टर्ब होता है तभी ही कोई ना कोई पैथोलॉजी आती है। जब तक हमारा फिजियोलॉजिकली नॉर्मली मेंटेन है कोई पैथोलॉजी नहीं आती। और वो हम कोशिश करें, अगर हम फिजियोलॉजिकली अपनी चीजें मेंटेन करके रखें तो आई कैन अश्योर यू कि यू विल नेवर बी विलिंग टू गो टू एनी डॉक्टर। जाओगे ही नहीं, ऐसा? क्योंकि हाँ अगर हमने अपनी बेसिक फिजियोलॉजी समझ ली, यस अंडरस्टैंड कर ली एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी, और उसको हम अगर मेंटेन करेंगे विद आवर लाइफस्टाइल, विद आवर ईटिंग हैबिट्स, विद रेगुलर एक्सरसाइज एंड सो मेनी थिंग्स, यस तो डेफिनेटली यू विल नेवर, कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम उस नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं तभी हम पैथोलॉजी की तरफ या हम कुछ ना कुछ डिजीज प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैम, आपके अकॉर्डिंग फिजियोलॉजी सही कर लो सारी चीजें अपने आप सही हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो मैम जैसे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है कोई, वो नया नया आता है, नो डाउट बहुत सारी तैयारी करके आते हैं। हम लोग जैसे भी आए जब तो एक फ्रस्ट्रेशन रहता है कि अरे अब तो फर्स्ट ईयर है मजे करेंगे। मैम आपके हिसाब से कितना सही है कि हमको मजे करने चाहिए या बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और यदि पढ़ना चाहिए तो फिजियोलॉजी कैसे पढ़ना चाहिए? देखो, मजे तो लाइफ में हमेशा करने चाहिए, ये मैं टोटली अग्री करती हूँ इस चीज से। यू, मुझे जो लगता है, जो मैं आज की जनरेशन को ये जरूर से बताना चाहूंगी, यू शुड लर्न टू डू द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। अगर आप टाइम मैनेज करते हो तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। तो मैं बोलूँ नहीं, अब आप पढ़ के आए हो तो अब आप बिल्कुल, आपको पढ़ना तो है, क्योंकि डेफिनेटली जो आपने पढ़ा है उससे एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिलेबस है, बहुत इलेबोरेटली आपको स्टडी करना है, बिकॉज यू वांट टू बी अ क्लिनिशियन, यू विल बी डीलिंग विद लाइव पर्सन, है ना। तो आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना पड़ेगा। और एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट दो चीजें हैं, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो सिंपल सुपरफिशियली टिप ऑफ द आइसबर्ग पढ़ के भी आप पास हो सकते हैं। बट इफ यू वांट टू अ गुड क्लिनिशियन, अ गुड डॉक्टर, तब तो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है कि यू हैव टू कीप इट लाइफ लॉन्ग विथ यू, बिकॉज इट इज द मदर ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट।
तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है फिजियोलॉजी से रिलेटेड, तो आप कोई भी चीज बहुत इजीली डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हो, बहुत इजीली आप पेशेंट को डायग्नोस करके एनालाइज उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए यू मस्ट नो द फिजियोलॉजी। छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि अगर आपको बेसिकली यू नो हाउ द ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड इन योर बॉडी, एक ब्लड प्रेशर रेगुलेट कैसे होता है उसका तुम्हें बेसिक फिजियोलॉजी पता है, तो अगर पेशेंट इज कमिंग विथ यू विद एन हाइपरटेंशन, तो उसमें से कौन सी ड्रग, मल्टीपल ड्रग्स आर देयर फॉर हाइपरटेंशन, बट उसके अंदर उसका प्रॉब्लम किस चीज से है, तो तुम वो ड्रग भी सही चूज करने के लिए यू नीड फिजियोलॉजी। हाँ, कि उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है, कि तुम्हें उसको उसका क्रॉनिक ब्लड प्रेशर बढ़ा है, कि तुम्हारा उसका एक्यूट है, मतलब मल्टीपल चीजें हैं, वो तो इलेबोरेट के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इफ यू नो द बेसिक व्हाट इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, यू कैन ट्रीट द पेशेंट बहुत अच्छे से। तो मैम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए इसको? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सब्जेक्ट को एंजॉय करना चाहिए, उसको एज अ स्ट्रेस या हेडेक लेके नहीं पढ़ना चाहिए। और फिजिक्स, फिजियोलॉजी इज मोर लाइक अ फिजिक्स। हाँ, इट्स अ कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट। अगर कोई बोले कि नहीं नीट हमने फिजिक्स पढ़ लिया और मैं फिजिक्स नहीं पढ़नी, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। लाइक यू हैव टू स्टडी फिजिक्स। तो जितने लॉज तुमने पढ़े हैं वो हम यहाँ सब अप्लाई करते हैं। चाहे पॉसलीज लॉ ले लो, चाहे बॉयल्स लॉ, मतलब ईच एंड एवरी कंसेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, मोशन ले लो, हम फ्लो हम पढ़ रहे हैं, फ्लो की सारी डायनेमिक्स लगती है, तो वो सब फिजिक्स में पढ़ी है। तो सारी फिजिक्स ही यहाँ अप्लाई होती है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सिर्फ फिजियोलॉजी से ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत रटना नहीं पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे फिजिक्स डिफिकल्ट थी, इनिशियली समझ में नहीं आती, लेकिन जब आ जाती है तो बहुत मजा आता है। सेम विद द फिजियोलॉजी। तो मेरा ये कि अगर बच्चे इन्वॉल्व होके पढ़े और खुश होके पढ़े, ये नहीं सोचे कि अरे अब मेरा स्ट्रेस है। और कितना एंजॉय करोगे, एंजॉय के साथ करो, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और मैम जैसे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को कई सारे से आप कई बार मेरे को गुस्सा किया था आपने, मेरे को इसलिए याद है। आप बुक्स को लेकर के क्यों गुस्सा करती है, मेरे को ये जानना है थोड़ा सा। हाँ, तुम बताओ आप क्यों गुस्सा करती हो? यू कैन गिव मी अ बेटर आंसर देन आई विल टेल यू। नहीं, मुझे ये समझ, आपने बोला कि जो हम पढ़ाते तुमको वो नहीं पढ़ना है, तुम बुक से पढ़ा करते हो, बुक्स इतनी क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए? आपने बुक को लेकर के गुस्सा किया? नहीं, मैंने बुक के लेके ये किया होगा कि तुम गाइडेंस से पढ़ो। हाँ, मैंने बोला होगा तुम्हें कि बुक्स जो देखो, मल्टीपल बुक्स आर इन द मार्केट। जैसे तुम कहोगे गुटका कहोगे, 10 years कहोगे, छोटे छोटे फॉर्मेट्स में दिया है। तो मैंने कहा ना, अगर तुम्हें पास होना है तो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू, पर तुम्हारा कंसेप्ट डेवलपिंग टू बी अ गुड क्लिनिशियन वो कभी हेल्प नहीं करेगा। मैम गाइडेंस कैसे डिफरेंट है सारी बुकों से? गाइडेंस में कंसेप्ट है, इन डेप्थ स्टडी है तुम्हारी फिजियोलॉजी। बट मैम लोग बोलते हैं कि यदि आपको प्रॉफ के लिए पढ़ना है तो गाइडेंस से उतना आप नहीं कर पाओगे। नहीं, उसमें ये देखो, डेफिनेटली अगर तुम 6 महीने बाद या एग्जाम के 3 महीने पहले गाइडेंस उठाओगे तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा। फिर कहोगे मैम ने गलत एडवाइस दी। मैडम ने बोला डे 1 से उसको पढ़ोगे। उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब तुम्हें उस बुक की हैबिट हो जाती है तो तुम बहुत अच्छे से समझते हो। तो उसके लिए, और वो गाइडेंस आपकी नहीं कि 1 year में कंप्लीट हो जाएगी, नहीं होगी, वो तो लाइफ लॉन्ग पढ़ो। मैंने कहा ना, वो तो खरीद के रख लो। जब आपने कोई पेशेंट आया, आपको समझ में नहीं आ रही उसकी फिजियोलॉजी, तो पहले आप फिजियोलॉजी की बुक खोलो, फिर मेडिसिन पढ़ो, तो आपके कंसेप्ट ही अलग होंगे। और डेफिनेटली क्लासेस इसलिए मैं अटेंड करने को बोलती हूँ क्योंकि उसका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो अगर टीचर आपको पढ़ाते हैं ना, तो यू गेट सेंसिटाइज, और उसके बाद आप पढ़ोगे तो आप 2 स्टेप ऊपर हो। ये तो आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। जब आप पढ़ना शुरू करो तो आपको कुछ नहीं पता। लेकिन हमारे आपने क्लास अटेंड कर ली, मैं ही नहीं बोल रही कि मेरी क्लास में तुम्हें 100% बनेगा, तुम्हें 20% तो गेन होगा ना। तो यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 स्टेप ऊपर से तुम उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करो। तो अंडरस्टैंडिंग विल बी बेटर। और वी कैन गाइड यू कि फर्स्ट ईयर लेवल पे तुम्हें कितना इस टॉपिक में आना चाहिए, कि तुम एग्जाम में भी उसको अपियर करो और गेट अ गुड मार्क्स। और मैं सारे एज अ मतलब सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगी, नॉट एज अ फिजियोलॉजिस्ट बट एज अ क्लिनिशियन, कि आप एमबीबीएस फील्ड में आए हो तो मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। और जितनी अच्छी बुक्स है, चाहे मेडिसिन में हैरिसन क्यों बोली जाती है, इतनी वास्ट है, इलेबोरेट है, और हमारी बॉडी भी इतनी वास्ट और इलेबोरेट है, और भी हमारे ब्रेन को तो अंडरस्टैंड ही नहीं किया गया है, उसको तो बहुत ही समझना बाकी है।
मैम ये तो इतना नॉलेज है कि आप लाइफ लॉन्ग पढ़ोगे, खत्म हाँ, नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं वो क्यों बोलते हैं हम ना, वी यूज अ वर्ड डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, व्हाई यू आर यूजिंग अ हाँ, वर्ड प्रैक्टिस। हम क्यों नहीं बोलते कि डॉक्टर मतलब बन गया है, ठीक है, तो प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अभी भी वो लर्न कर रहा ओके। है ना, व्हाई वी आर हुँ, यूजिंग एवरी टाइम अ वर्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। हम फुटबॉल की प्रैक्टिस पे जा रहे हैं, हम बैडमिंटन की प्रैक्टिस है, हम डांस प्रैक्टिस करें, और डॉक्टर के लिए भी हम वही वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज यू कैन नेवर लर्न, लाइक हुँ, आपकी लास्ट ब्रेथ तक यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू। मैम फर्स्ट ईयर से मेरे को ऐसा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है उससे थोड़ा-सा आपका अपना एक जो टाइमिंग रहा होगा जब फर्स्ट ईयर का, जैसे कि आपने भी एमबीबीएस यहीं से किया है एनएससीवी से। तो मैम पहले के टाइम में कैसे मतलब और अब के टाइम में कितना डिफरेंस है? पढ़ाई के बेसिस पे जो अपनी स्टडी होती थी, जब आपके टाइम जब आप फर्स्ट ईयर में थी और अभी के टाइम पे जो फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो कितना डिफरेंस है? हमारे टाइम पे हमको ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम खुद से पढ़ लें, ओके, और अभी हम लोग बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से स्पून फीडिंग करते हैं, बट लाइक जनरेशंस एंड जनरेशंस विल कैरी ऑन लाइक दिस। उस समय हमको ऐसा लगता था कि हमें कोई ज्यादा पढ़ा दे, हमको खुद से कुछ थोड़ा कम पढ़ना पड़े, और अभी ये अच्छा, बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या जरूरत है क्लासेस अटेंड करने की, हम खुद से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने ये की। बेसिक डिफरेंस जो मैंने एनालाइज किया है ये है। मैम आपने भी एमबीबीएस किया, सब कुछ पीजी भी यहीं से हुआ आपका। एक कोई मेरे को बता रहा था कि वैसे लाइफ तो देखिए हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल तो रहता है। पर आपकी लाइफ में थोड़ा-सा एक मुझे ये जानना है जैसे कि आप ये चलने के लिए ऐसा लेकर के चलती हैं। तो मैम इसके पीछे का क्या है? मतलब क्या ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मतलब इसमें भी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हुई थी, है ना, इसको ऐसे समझाएंगे, ओके, है ना। इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ लाइक आई हैड प्रेगनेंसी, थोड़ा प्रॉब्लम थी, ओके, फिर बेटी हुई तो बेटी भी थोड़ा ऐसा था कि रात में जगना दिन में सोना, तो मेरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब थी, तो डेफिनेटली मेरी इम्यूनिटी डाउन रही होगी, ओके, वो आई अंडरस्टैंड दैट वे। और फिर मुझे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन हुआ, ओके, उसके बाद ऑटोनोमिक डिसफंक्शन टाइप से कह सकते, जीबीएस बेसिकली डायग्नोसिस हुआ था। ओके। उसमें भी पूरा डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं बना था, कुछ लोग ट्रांसवर्स माइलाइटिस कहते, कुछ लोग जीबीएस कहते, बट क्वेरी थी। इसमें क्या हो जाता है मैम? उसमें मतलब जो नर्व थी, मेरी मोटर नर्व, ओके, ऑटो इम्यून टाइप की डिजीज होती है, तो उनके ही अगेंस्ट में सेल्स ने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया, ओके। सेम मतलब फॉरेन फॉरेन एज अ फॉरेन आइडेंटिफाई करके, तो वो अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगे। तो वो इट इज एन बेसिकली असेंड ही कर रहा था, इट स्टार्टेड फ्रॉम राइट लेग, फिर लेफ्ट पे, फिर ट्रंक मसल्स, फिर एब्डोमिनल, फिर हैंड, सब पे, मतलब आई वाज अबाउट टू गो ऑन वेंटिलेटर। हाँ। ओह माय गॉड! आई वाज शिफ्टेड टू बॉम्बे हॉस्पिटल इन अ, मतलब ये इतना मैसिवली होता है कि विद इन अ वीक पेशेंट तो चला जाता है तो ये कम कब से। की बात है? ये 2012 में हुआ था, ओके। 12 अगस्त, मुझे डेट भी याद है। हाँ, वो याद रहता है। हाँ, तो और यहाँ से वहां शिफ्ट करने में, और उस समय इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी, उस समय हॉस्पिटल था अवेलेबल पर वैसा जैसे ट्रीटमेंट चाहिए, और बीइंग अ मेडिको एवरीबॉडी वाज ओवर कंसर्न कि नहीं, इसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो हुँ, थोड़ा बेस्ट ट्रीटमेंट के हिसाब से बॉम्बे शिफ्ट हुए। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, आई थिंक सो, कुछ चीजें ना प्रारंभ में होना होता तो वो होता है, हाँ, उसको आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट हुआ, फिर तब भी मेरे को चलते तो तब भी नहीं मिलता था, आई वाज कंप्लीटली बेड रिडन, आई वाज नॉट एबल टू सिट लाइक दिस, मैं बेड पे रोल ओवर नहीं कर सकती थी, खड़े नहीं हो सकती थी, और बैठ भी नहीं सकती। बस ये था कि मेरी लाइफ वाज सेफ, और मैं 2 महीने तक बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर जब मैं आई तब मैं व्हील चेयर से चलती थी। ओके, हाँ, फिर व्हील चेयर से चलती थी ना, आई रियली वांट टू मेंशन, मेरे सर थे डॉक्टर पटेल सर, किरण पटेल सर, उन्होंने मुझे फोन किया और बोले यू कम ऑन एंड ज्वाइन ज्वाइन करो और तुम क्लास लो। और मुझे इतना बुरा लगा कि सर को देखो मैं इतनी परेशान हूँ और सर मुझे बोल रहे हैं कि आके ज्वाइन करो और हुँ, तुम क्लास लो। हम्म, लेकिन वो बहुत बड़े हैं, उनको मेच्योरिटी थी, लाइफ एक्सपीरियंस था, हम एज अ जूनियर हमको नहीं समझ में आया, बट क्योंकि आई कैन नॉट डिसओबे हिम तो मैंने ज्वाइन कर लिया, बट बहुत अच्छे से मन से नहीं किया था, कर लिया। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे क्लास दे दी आते साथ, और वो एक एम्बैरेसिंग था कि हाँ व्हील चेयर में लेना पड़ रहा है, तो वो सब जब फेस कर लिया और क्लास भी ले ली, आई थरली इंजॉयड। फिर मुझे लगा नहीं, कि मैं घर में बैठ के अपनी लाइफ नहीं वेस्ट करना चाहती। फिर लॉन्ग प्रोसेस है, फिजियोथेरेपी करी एंड ऑन एंड ऑन। अब ऐसा है कि नाउ आई कैन वॉक विद अ स्टिक, स्टिल क्लाइंबिंग अप एंड डाउन, बिट ऑफ प्रॉब्लम चल रहा है। मैम ये तो एक काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन स्टोरी सी हुई कि ये मतलब मैं इतना इस सब में बोलना चाहूंगी कि लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे,
हाउ यू डील विद इट ये आप पे डिपेंड करेगा। और अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, जो इतना इजी नहीं होता है करना, आई रियली अग्री, लेकिन अगर करते हो तो आप डेफिनेटली यू विल गो बियॉन्ड व्हाट यू एक्सपेक्ट। ओके। तो हम आजकल की जनरेशन में बोलना चाहूंगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम में वो पैनिक करते हैं। हाँ, हाँ, ये होता और है। वो बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ये व्हाट इज दिस वर्ड डिप्रेशन, आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई डिप्रेशन किसी को नहीं होती, कोई एंजाइटी नहीं होती, ये सब फैंसी टर्म्स है ओके। ना। प्रेशर होता है लाइफ में, और उस प्रेशर को कैसे डील करते हो आपकी चॉइस है ना। किसी के लिए एक छोटा सा मोबाइल गुम जाना भी बहुत बड़ा प्रेशर है, किसी के लिए पैर टूट जाना भी बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है ना। हाँ मैम, तो हाँ, द वे यू डील विद इट, मस्ती और करते निकल जाएगा। और यू कैन, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द कैपेसिटी टू डील विद अ प्रॉब्लम। तो जब प्रॉब्लम आए ना, तो उसमें थोड़ी देर के लिए परेशान होना चाहिए, फिर उसकी रूट कॉज या सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। मेरी सिंपल सी एडवाइस है कि अगर प्रॉब्लम है लाइफ में, तो उस प्रॉब्लम को लेके बैठना नहीं चाहिए, हमें उसका सोल्यूशन सोचना चाहिए। या अब अगर सोल्यूशन नहीं भी है तो व्हाट नेक्स्ट, और नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, और जिंदगी के बहाव में बहते जाओ। मैम एक चीज मैं आपसे बोलूं, मतलब मैं ऐसा ही हूँ। मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एग्जांपल नहीं मतलब आपसे ये सिंपल पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं हूँ, और मेरे साथ मोस्टली क्या होता है कि मैं मुझे कितनी परेशानी हो, मैं ऑलवेज ऐसा न्यूट्रल, हाँ जो होगा देखा जाएगा, जो हाँ, होगा दैट्स देखा द जाएगा। राइट वे टू लिव द लाइफ। तो मैम बहुत लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, इवन मेरी मम्मी भी कहती है कि तुम पागल हो। मैं क्यों नहीं। पागल हूँ? कि तुमको किसी चीज का टेंशन नहीं होता। मतलब मेरा कल एग्जाम है, मैं आज गेम खेल रहा हूँ, कहते तुम सच में तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुमको समझ में नहीं आता तुम्हारा एग्जाम। यार ठीक है, पास होना होगा तो हो जाएंगे, नहीं होना हो तो नहीं होंगे, क्या मतलब है। बोलते ऐसे नहीं होता है। हम मैं उनको हमेशा ही बोलता हूँ, बोला देखिए ऐसा है, मेरे को जो करना है मैं करूंगा, और जो होना होगा होगा, ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। तो जो चल रहा है चलने दीजिए। तो बहुत लोग मेरे को इसमें बोलते हैं तुम केयरलेस हो। नहीं नहीं, देखो, डिफरेंस क्या है कि तुम्हारा लाइफ को जीने का तरीका बिल्कुल सही है। दिस इज द वे यू आर सपोज टू अप्रोच, कि किसी भी चीज को इतना हाइपर मत करो, ना हाइप करो। लेकिन इसमें एक चीज और में क्लिच है छोटा सा, कि फिर हमको कर्म करने के लिए तो हम आए हैं ना धरती पे, हाँ, है ना। तो हमें अपना कर्म तो करना है, कि अगर हमें एग्जाम है तो पढ़ना तो हमें है। लेकिन उस स्ट्रेस में कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो मुझे कम नंबर मिलेंगे, ज्यादा नंबर मिलेंगे, ये सोच सोच के पढ़ाई करने से बेटर है कि मेरा काम है पढ़ना, और मैं पढ़ रहा हूँ, या मेरा काम है ये करना, वो मैं करूंगा, बाकी ऊपर वाले क्या। मैं कई बार तो अपने जो कलीग्स हैं उनको देखता हूँ, उनको देख करके मैं एक चीज सोचता हूँ, मेरे को मैम टेंशन इस चीज की होती है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है लोग चीजों नहीं को लेकर नहीं के। नहीं नहीं, हाँ, तुम मेरे साथ तुम ये तुम दिक्कत होती है। तुम तो बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हो। तो जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा है वो तो सही है, कर्म करना चाहिए बस। मतलब मैं सिर्फ इतना, और यदि मेरे को कुछ कर, जैसे नीट का था मैम, तो मेरे को था कि मैम मेरे लास्ट टेस्ट में मेरे 500 मार्क्स आए थे। एलएन का जो टेस्ट होता है उसमें 500 फिक्स हम्म 500 जो हम्म लास्ट टेस्ट होता है, मॉक हम्म टेस्ट। तो सबका ये रहता है कि 10 नंबर ऊपर नीचे, 10 मतलब इतना ही होता है। एलएन का हम्म जो हम्म मेजर टेस्ट होता है हम्म उसमें 10 नंबर ऊपर नीचे होता है। मेरे दिमाग में मतलब पता नहीं किस चीज का मैम कॉन्फिडेंस था, मेरे को कुछ नहीं पता, बस दिमाग में एक चीज था, सिलेक्शन तो होगा, कैसे चाहे जैसे। अब दिमाग में था 500 नंबर है कि नहीं, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैम वहां पे भी मेरे को ये था, मैं टेंशन ही नहीं हो रही थी मैम। बस जब मैं एग्जाम देने जा रहा था तब ये था, भगवान से थोड़ा सा प्रार्थना तो सभी करते हैं, मालिक संभाल जरूरी है लेना। वो भी है। तो मैम उस टाइम भी मेरे को लगता था अरे जो होगा देखा जाएगा। बट फ्रस्ट्रेशन तो अच्छी खासी हो गई थी उस टाइम पे, लगा था कि चाट फुल्की का ठेला खोल लूंगा और पढ़ाई नहीं करूंगा यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो। तो मैम यही सब है, और अच्छा लगा। बट मैम ये मेरे को कभी कभार लगता है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं होता चीजों को लेकर के। नहीं नहीं, तुम्हारा अप्रोच ही, तुम तो मतलब 2-3 लेवल ऊपर हो। तुम्हारा अप्रोच ही लाइफ को देखने का अलग है, ऐसे ही होना चाहिए। इतने सारे, मैं मतलब मेरे बच्चों को बोलना चाहती हूँ फर्स्ट ईयर के लिए खासकर, क्योंकि वो, उनको बहुत सारे ट्रांजिशन है, वो उनको होम सिकनेस है, उनको अपने घर छोड़ के यहाँ आ रहे हैं तो पेरेंट्स से सेपरेशन है, और उनको एंजाइटी है, दे नया एनवायरनमेंट है, अभी स्कूल भी नहीं जाते हैं, डमी स्कूल करते हैं। तो बहुत ऑल टोटल बहुत सारे ट्रांजिशन है उनकी फेस लाइफ में, तो उससे वो डील ही तो नहीं कर पाते। तो ये अगर ऐसा अप्रोच है तुम्हारा है, तो डेफिनेटली दे विल डील इट। और तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए हुआ कि तुमने वहां बैठ के, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा था, क्योंकि तुम बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहे थे। हाँ, तो अगर पहले हम तो पैनिक करते हैं, हम एंजाइटी या स्ट्रेस या डिप्रेशन में जाते हैं, तुम्हारा माइंड ब्लॉक हो जाता है। मुझे ये कहना है कि क्यों करना है, तुमको पता ही नहीं है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हम नहीं पता हाँ, है। लेकिन तुम्हें एक गोल तुमने सेट किया, उसको पूरा करने के लिए आपको एफर्ट तो करना एफर्ट्स पड़ेगा। कर रहे हैं बस। बस
और बाकी तो मतलब हमको ये सोचना कि मेरे कारण हुआ है तो नहीं। मैं तो कोई मैं पूछने वाला, अरे ऊपर वाली की दया है, चल रहा है, हम भी हाँ, चलाते सीरियसली। हैं। नहीं, तुम बहुत अच्छी बात है, तुम 2 स्टेप ऊपर हो, काफ़ी मैच्योर हो अभी से ही। पता नहीं मैम, बट हाँ मेरा थोड़ा-सा मैच्योरिटी के बेसिस में मुझे पैसे ज़्यादा दिखने लगते हैं, मतलब पैसे अर्न करना, पैसे अर्न करना। वो इस जनरेशन अभी ये जो एज है ना उसमें ऐसा लगता है, ये भी करना, वो भी करना, वो सब नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। हम पॉइंट पे आते हैं अब। हाँ, और मैम जैसे सबसे एक बेसिक नॉलेज हर किसी को चाहिए होता है कि जो फिजियोलॉजी है, वो एमबीबीएस जैसे कर लिए, फिजियोलॉजी में एमडी कर लिए, उसके बाद क्या स्कोप है मैम फिजियोलॉजी का? फिजियोलॉजी आई विल टेल यू कि सबसे ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड ब्रांच है अभी तक। ओके। अब हो रही है डेफिनिटली, काफ़ी एक्सप्लोर हो गया है। पहले ऐसा होता था कि फिजियोलॉजी मतलब कि नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, आपने अगर ली है तो आप एज़ अ एकेडमिक्स में ही हुँ। कुछ हाँ, मोस्टली करेंगे। यही रहता है। पर अब ऐसा नहीं है, पहले भी नहीं था। मतलब हमारे यहाँ तो 1988 से अपने कॉलेज में ईईजी की जो करते थे हम ही कर रहे हैं, ओके। इतना पुराना है। एनसीवी हम लोग रिसर्च के लिए करते थे, पर क्लिनिकली हमारे यहाँ सारे पेशेंट्स और अभी भी ईईजी फिजियोलॉजिस्ट ही करते हैं। डॉक्टर एस मिश्रा सर करते थे, डॉक्टर प्रभात कुमार भदौरिया सर करते थे, ये अपने यहाँ हो रहा था। ओके। हाँ, तब जबकि बिल्कुल ऐसा था कि नॉन क्लिनिकल मानी जाती थी। ओके। हाँ, और सर मिश्रा सर तो बाहर जाके रिपोर्टिंग भी करते थे, सारे ईईजी, एनजी, ईएमजी, एनसीवी सर सबका। ओके। हाँ, और अब तो हमारे अपने डिपार्टमेंट में भी हम एनसीवी कर रहे हैं, नाउ कंडक्ट वेलोसिटी, वीईपी, पेशेंट्स रेफर होके हमारे पास आते हैं एंड वी आर डूइंग दैट। तो बेसिकली इट इज द मदर ऑफ ऑल द ब्रांचेस। तो हम हमसे ज्यादा वाइड स्कोप किसी के पास नहीं है। अगर आप एकेडमिक्स ज्वाइन करना है, एकेडमिक्स कर लो। आपको क्लिनिकली प्रैक्टिस करनी है तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे इन्वेस्टिगेशन जितने भी इवोक पोटेंशियल से वो हम कर रहे हैं। स्लीप स्टडी होती है, स्लीप पे भी कर रहे हैं डॉक्टर शैलेश, स्लीप स्टडी करते हैं वो। ओके। हाँ, चलिए पूरा। सर। हाँ, स्लीप स्टडी करते हैं सर, ईईजी का लैब भी संभाल रहे हैं, है ना। ओके। हाँ, तो ये और एनसीवी वीपीए तो चल ही रही है। इसके अलावा अगर आप चाहोगे तो डीएम भी होता है हमारे यहाँ। अभी तो यहाँ पे ऋषिकेश में हो रहा है डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और पटना में डीएम क्लिनिकल फिजियोलॉजी। तो मैम इसमें डीएम में मतलब क्या करना होता होगा? जैसे एमडी करने के बाद तो आप बिल्कुल, फिर अगर आप जैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बनना चाहते हो ओके। तो आपको सिर्फ एमडी मेडिसिन करने के बाद भी ऑप्शन नहीं है, आप एमडी फिजियोलॉजिस्ट भी उसके लिए एलिजिबल है। अच्छा। हाँ, और फिर डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करके आप एज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। हाँ, और धीरे धीरे देखना सारी ब्रांचेस हो जाएंगी, क्योंकि इट इज अ मदर ऑफ ऑल द ब्रांचेस। हुँ। सारी चीजें तो यहीं से आ रही है तो ना। फिर मैम ये मेडिसिन में फिजियोलॉजी में ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा क्या? अभी भी नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम अगर अच्छे क्लिनिशियन या फिजिशियन बनना चाहते हो तो तुम्हें बेसिक फिजियोलॉजी आनी चाहिए। तभी तो तुम उससे, ये नॉर्मल है, उससे एबनॉर्मल जो होगा तो तुम ट्रीट करोगे। दैट ओके। एबनॉर्मलिटी इज गेटिंग इनटू मेडिसिन। तुम्हें जब नॉर्मल नहीं पता, तुम एबनॉर्मल कैसे ट्रीट करोगे। ओके। हम्म, मतलब आने वाले टाइम पे फिजियोलॉजी मेडिसिन के लेवल तक आ सकती है। आ ही गई है। अभी हम तो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी पे इतना वर्क हो रहा है, स्पेस फिजियोलॉजी पे वर्क हो रहा है। हम और स्पेस फिजियोलॉजी। स्पेस फिजियोलॉजी में तो आजकल तो वहां पे शायद थोड़े दिन में पोस्ट भी निकल आए कि वो पूरा, क्योंकि जब हमारी बॉडी, बेसिकली दिस इज आवर बॉडी, दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी। जब आप स्पेस में जाओगे, जब आप जीरो ग्रेविटी में जाओगे, ओके। तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, तो उसको ओके। समझने के लिए भी तो हमारी जरूरत लगेगी ना। हाँ, वो और मैंने फिर जब देखा वो है। चेंजेस आप उसको एड्रेस करेंगे, तो फिर हाउ यू विल रेक्टिफाई द चेंजेस, या हाउ वी विल डू ऑल द थिंग्स टू प्रिवेंट दैट चेंजेस, टू सर्वाइव इन स्पेस। तब स्पेस फिजियोलॉजी हाँ, आ वो गई। हम लोगों ने देखा है मैम, वो जब स्पेस से आते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो चल हाँ, नहीं पाते हैं उस टाइम पे। ओके। हाँ, तो वो जीरो ग्रेविटी ना, वो तो पूरी ओके। फिजिक्स आ गई ना यहीं पर। हाँ। तो पूरी फिजिक्स आ गई, तो वही कह रहे हैं। तो वो फिर जब तक बेसिक फिजियोलॉजी नहीं, स्पोर्ट्स में भी यही है। हुँ। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी सच एन इंटरेस्टिंग ब्रांच। एक्सरसाइज स्पोर्ट्स में, उसमें भी इतना वर्क हो रहा है आजकल। तो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट को हायर किए जाते हैं बड़े बड़े सेंटर्स में, जहाँ पे जितने भी एथलेटिक्स हैं या क्रिकेटर्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, उसमें हायर किए जाते हैं। ओके। हाँ, बहुत स्कोप है, मतलब मल्टीपल ब्रांचेस है मैं तो कहूंगी।